लगता है कि आप सभी को अब तक तो न्यूज़ पता चल ही गई होगी। देखिए, इस टाइप के जो अटैक है ना, ये सारे सिटीजन्स का माहौल जो है, हमारा मूड जो है वो ख़राब कर देते हैं। क्योंकि हमारे जो वीर जवान जो बॉर्डरों पे रहते हैं, जो इस टाइप के डिस्टर्ब एरिया, जैसे छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला जो है बहुत डिस्टर्ब एरिया है, वहाँ पर इस टाइप के माओवाइस्ट आतंकवादियों से लड़ते हैं। उनके साथ जब ऐसी चीज़ होती है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो दिन रात हमारी सेवा में, हमारे देश की सेवा में बॉर्डर्स पर आप कहते हैं डटे रहते हैं बिल्कुल। और जब उनके साथ ऐसी चीज़ होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो दुख है ना, मन को पहुँचता है। क्योंकि एक सोल्जर ही ऐसा इंसान है जो अपने पीछे की सब चीज़ों को छोड़ के आगे देश के लिए लड़ने जाता है। अब देखिए, अब हमारे जो जवान हैं उनकी शहादत जो है बेकार तो नहीं जाएगी, क्योंकि सरकार कोई ना कोई कदम ज़रूर लेगी जिससे हम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज डेट है 4 अप्रैल, आज संडे है। आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नहीं आता, तो आज हम जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, उनको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर भी आप कह सकते हैं, काफ़ी लोग ये कहेंगे कि न्यूज़ तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ गिनी चुनी 5-6 न्यूज़ को ही डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हिंदू न्यूज़पेपर में जो है पॉलिटिकल न्यूज़ भी अब काफ़ी आने लगी है। जैसे आपको पता है, असेंबली के आप कह सकते हैं स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं, तो उनसे रिलेट करके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती हैं। क्योंकि हमें सिर्फ उन सब न्यूज़ पर फोकस करना है जिसमें हमें डेटा मिले या जिसमें हमें फैक्ट्स मिले। जैसा मैं हर एनालिसिस में कहता हूँ कि यही सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही सब चीज़ें हमारे इंटरव्यू में, हमारी जीडी जो होती है उसमें, या बाकी सारे जो हमारे इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, जहाँ पर न्यूज़ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स, करंट हैपनिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, हम उन्हीं के रिस्पेक्ट में ही उन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो न्यूज़पेपर का जो पहला आर्टिकल जो पहले पेज में आया है। देखिए, वही सुकमा डिस्ट्रिक्ट में जो एनकाउंटर हुआ है उसी से रिलेटेड आया है। अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ जो है ना, वो माओवाद से बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं प्रभावित ज़िला है। ऐसा क्यों है? देखिए, पहले तो माओवाइस्ट वो लोग होते हैं जिनकी ना, मतलब हम लोगों से यानी सिटीजन से कोई कह सकते हैं दुश्मनी नहीं होती है। इनकी दुश्मनी होती है एक तरीके से सरकार से, गवर्नमेंट से। अब क्यों होती है दुश्मनी? इनकी कुछ ऐसी मांगे होती हैं जो सरकार के लिए मानना सही नहीं है, यानी जो सरकार चाह के भी नहीं मान सकती। अब ऐसी मांगों को जब सरकार नहीं मानती है, तो ये लोग हथियार उठा लेते हैं सरकार के खिलाफ, ताकि सरकार उन मांगों को माने किसी भी तरीके से, जो एक तरीके से ठीक तो नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है, सरकार उन्हीं चीज़ों को करेगी ना जो संविधान के तहत सही हैं, जो सारे जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए सही हैं। ऐसी डिमांड तो सरकार पूरी नहीं कर सकती ना। जैसे कई आप कह सकते हैं इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो एक तरीके से अलग देश मांगते हैं। एक तरीके से वो बोलते हैं हमारे जो ये स्टेट है, इसको इंडिया से अलग करके इसका अलग देश बना दो, जो हमारे संविधान के तहत बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे हमने जम्मू कश्मीर को तो अलग नहीं किया, तो हम बाकी जिलों को कैसे, बाकी जो स्टेट्स हैं उनको कैसे अलग कर दें? तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि ये एक ऐसी मांग है जो पूरी नहीं की जा सकती। वैसे ही माओइस्ट की भी कोई ऐसी मांगे होती हैं सरकार से जो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड पूरी नहीं की जा सकती, इसीलिए ये सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। तो देखिए, करीब करीब यहाँ लिखा है कि 5 सिक्योरिटी पर्सनल्स हमारे जो हैं उनको आप कह सकते हैं शहादत प्राप्त हो गई हैं, वो शहीद हो गए हैं। ये कहाँ हुआ? सुकमा जिले में हुआ, छत्तीसगढ़ के। अब इसमें ज़्यादातर जो हैं वो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के सोल्जर जो हैं वो हैं। सीआरपीएफ एक सेंट्रली आर्म पुलिस फोर्स है, ध्यान रखिए। एक सीएपीएफ है, ये पैरामिलिट्री इसको जनरली नहीं कहा जाता। पैरामिलिट्री इसको कहा जाता है, जैसे आसाम राइफल्स हो गई, इनको पैरामिलिट्रीज में काउंट किया जाता है। सीएपीएफ होती हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये जितनी भी होती हैं ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती हैं जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब देखिए, अटैक तो हुआ, काफ़ी सारे हमारे जवान शहीद हो गए और काफ़ी सारे हमारे पुलिस पर्सनल ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, जिनकी बॉडी अभी भी रिकवर नहीं हुई है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, जो ये माओइस्ट है ना, जो ये नक्सली, जो जितने भी लोग हैं, ये औरतों का तक इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना भी अपनी गतिविधियाँ हैं, अटैक करने की, जो पुलिस पर जो अटैक किया जाता है, उन सब चीज़ों को औरतों को तक सिखा रहे हैं ताकि औरतें जाके अटैक करें। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? कभी भी ध्यान रखिए, जब भी ये आतंकवादी नक्सली औरतों या बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, तो तब क्या उनका मेन मोटो ये होता है कि औरतें या वुमेन और जो चिल्ड्रन होती हैं, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ज़्यादा अटैक कर सकती हैं। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज जनरली बच्चों पे गोलियां नहीं चलाती हैं, या वुमेन को देख के उनको ऐसा फील नहीं होता कि वुमेन जो है वो भी आतंकवादी हो सकती है, ऐसा करके, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जितने भी नक्सली और माओवादी हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बॉडी जो है पुलिस पर्सनल्स ने एक वुमेन माओइस्ट की भी डिस्कवर करी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर सीआरपीएफ ही अपना ऑपरेशन नहीं कर रही थी।
छत्तीसगढ़ की पुलिस जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड थे, STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स, ये सारे के सारे मिलके ऑपरेशन चला रहे थे CRPF के साथ। तो CRPF के जवान शहीद नहीं हुए हैं, वहाँ की जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है और स्पेशल टास्क फोर्स है उनके भी कई सारे जवान शहीद हुए हैं। और ये जो ऑपरेशन किया जा रहा था कहाँ किया जा रहा था? बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं आप कह सकते हैं, बस्तर एक छोटा सा एरिया है सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहां पर माओवादी जो है उनका काफी ज्यादा आप कह सकते हैं पकड़ बहुत ज्यादा है। तो ऐसे इलाकों में ऑपरेशन जनरली किए जाते हैं ताकि इन माओवादियों को वहां से हटाया जा सके। इन माओवादियों की खुद की एक संगठन जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहते हैं पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। तो पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जो है ये इनका खुद का नाम है। जैसे आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में एक ऐसा ही इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसके भी 2 वेरिएंट है, NSCN IM और NSCN K। इसके बारे में हम बाद में कभी किसी और उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने जिन माओइस्ट ने अटैक किया उनके माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। इसको आप ध्यान रखिए। तो उन्होंने सुकमा बीजापुर बॉर्डर के यहाँ पर अटैक किया और जो जनरली जवान जो शहीद हुए हैं वो हुए कोबरा बटालियन के। कोबरा के फुल फॉर्म क्या है? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। अब देखिए जो कमांडो बटालियन है वो आपने कई जगह सुनी होगी, जैसे आर्मी के आपने पैरा कमांडो सुने होंगे, या एयरफोर्स के आपने गरुड़ कमांडो सुने होंगे, या आपने नेवी के मार्कोस सुने होंगे। मार्कोस का क्या मतलब होता है? मरीन कमांडोज। देखिए हर एक फोर्स जो होती है ना, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CAPF है, पुलिस फोर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी एक कमांडो बटालियंस बनाई जाती हैं। और कमांडो बटालियन उन ऑपरेशंस के लिए होती हैं जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, ऐसे इलाकों में होते हैं जहां आप कह सकते हैं नेचर से बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है। इस टाइप के जो बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं कमांडो बटालियन करती हैं। तो कोबरा बटालियन के काफ़ी ज़्यादा जवान जो है घायल हो रखे हैं, शहीद हुए हैं। और इस आर्टिकल में ऑल उतना मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा अटैक जिन माओवादियों ने इसलिए किया क्योंकि माओवादियों के इलाके के थ्रू एक सड़क बनाई जा रही थी, यानी मतलब वहाँ के जिले के डेवलपमेंट के लिए सड़क बनाई जा रही थी। तो इस सड़क बनाने के अगेंस्ट थे वो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सड़क बनने से उनका जो इलाका है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर अटैक किया है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इन माओवादियों का लक्ष्य क्या होता है? सरकार के खिलाफ हथियार उठाना, इसलिए क्योंकि सरकार इनकी कुछ मांगों को मानती नहीं है। तो ये काफ़ी दुखद न्यूज़ थी। अब देखते हैं सरकार आगे जाके क्या करती है, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ डेफिनेट एक्शन तो जरूर लेगी जिससे इन माओवादियों को बहुत मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये भी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरीके से हमारे भारत में करीब करीब 90,000 जो है वो पर डे के केसेस जो हैं क्रॉस हो चुके हैं। अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों में ऐसा होगा कि भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन 1 लाख केस पार हो ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है लोग बहुत ज़्यादा ढील दे रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब से अगर कुछ लोगों को वैक्सीन जिनको मिल गई है वो लोग तो बिल्कुल ढील में ही आ गए हैं कि उनके लिए तो जैसे कोरोना बिल्कुल ख़त्म ही हो गया होगा। आप देख सकते हैं ग्राफ जैसे किस तरीके से 7 फरवरी से मार्च 7 तक तो खैर कम ही था, लेकिन 7 मार्च के बाद कितना ज़्यादा एकदम से ग्राफ जो है ऊपर को पीक में बढ़ा है। 92,994 केस जो हैं वो नए रजिस्टर हो चुके हैं। तो डेफिनेटली कोरोना का नया स्ट्रेन जो है उससे हमें बच के ही रहना है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा यंग लोगों को टारगेट कर रहा है, जैसे हमने कल के एडिटोरियल में डिस्कस किया था। तो आप भी अपनी सेफ्टी रखिए, सरकार के साथ कोऑपरेट करिए, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, तभी हम ये कोरोना को जो है मात दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक अचीवमेंट आप कह सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान जो है उन्होंने रेशन कार्ड स्कीम में एक ऐसा अचीवमेंट किया है जिसको हमारे केंद्र सरकार ने भी आप कह सकते हैं प्रेज किया है, अप्रिशिएट किया है। अब देखिए केंद्र सरकार प्रेज करे तो डेफिनेटली अच्छी बात है। क्यों? अब क्योंकि आपको पता है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, दोनों आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, यानी राइवल पार्टीज हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक सरकार ने दूसरे को प्रेज किया है, तो डेफिनेटली दूसरे ने काम, यानी कांग्रेस की सरकार ने ऑन ग्राउंड काम अच्छा किया है। अब बताया जा रहा है कि ये राजस्थान जो है 12वां राज्य हो चुका है जिसने वन नेशन वन रेशन कार्ड की जो स्कीम है उसको सक्सेसफुली ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट किया है। वन नेशन वन रेशन कार्ड की स्कीम से क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, यानी जो राशन की दुकान से राशन बढ़ता है, 2 रुपये 3 रुपये किलो पे चावल, गेहूँ, मिट्टी का तेल, ये सब बांटा जो जाता है ना, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर आता है। और जिन दुकानों से बांटा जाता है उन्हें कहते हैं फेयर प्राइस शॉप्स। जनरली हम उनको राशन की दुकान बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमी के टर्म्स में उसको फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है। अब ये सब चीज़ें जो बढ़ती हैं किस एक्ट के तहत बढ़ती हैं? ये बढ़ती हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। ध्यान रखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो राजस्थान ने डेफिनेटली ऑन ग्राउंड काफ़ी अच्छा किया है। और अगर आपको डेटा फिगर देना हो
कि गरीब लोगों का कल्याण करने के लिए किस तरीके से सरकार जो है ऑन ग्राउंड रिफॉर्म ले रही है। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि राजस्थान की सरकार ने कितना अच्छा काम किया है ऑन ग्राउंड, ताकि गरीब लोगों को सही टाइम पे खाना मिल पाए और वो अपना जीवन जो है व्यतीत कर पाए आगे चल के। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आर्टिकल जो है ना, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए हमारा जो देश है काफ़ी महान देश है। हमारे देश में इतने सारे अलग अलग प्रजाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, कितनी अच्छी बात है। पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हम सब जो है एक मिलकर रहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बहुत गलत भी हैं जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। अब जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज़ नहीं आती तो उसकी डुप्लीकेसी पहले आ जाती है हमारे देश में। यानी कोई भी चीज़ अगर नहीं आई तो उसका डुप्लीकेट माल पहले आ जाएगा, ताकि लोग अपने सेल्फिश मीन्स के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा सके। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखी जा रही है, लोगों का स्वार्थ। अब देखिए वैक्सीन जो है, सिंपल सी बात है, ह्यूमैनिटी के लिए वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों की जो है जानें बचाई जा सकें, लोगों को ज़्यादा इम्यून किया जा सके। लेकिन अब जनता ऑन ग्राउंड कर क्या रही है? जनता क्या कर रही है? फेक तरीके से रजिस्ट्रेशन करा रही है कोविन ऐप में, ताकि उनको आगे जाके वैक्सीन मिले। क्योंकि वैक्सीन कैसे मिलेगी? वैक्सीन तो तभी मिलेगी ना जब आप कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर आपका जब नंबर आएगा, आपको बुलाया जाएगा, तब जाके आपको वैक्सीन मिलेगी। अब लोग क्या कर रहे हैं? फेक रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं। फेक रजिस्ट्रेशन कैसे? जानबूझ के अपना ऐसा दिखा दे रहे हैं कि वो 45 साल की उम्र से ज़्यादा हैं या वो हेल्थ वर्कर हैं। खैर ये तो इतना 45 साल की उम्र से ज़्यादा वाला तो उतना नहीं है। लोग ऐसा फेक अपने आप को वेब ऐप पे दिखा रहे हैं कि वो एक हेल्थ वर्कर हैं या फ्रंटलाइन वर्कर हैं, और ऐसा फेक दिखाने के बाद उनको वैक्सीन मिल रही है। अब ये हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट ऑर्डर बताया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हेल्थ वर्कर नहीं थे, उन्होंने अपने आप को झूठा हेल्थ वर्कर दिखा के ऐप पे रजिस्टर किया और उसके बाद वैक्सीन ली, जो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले हेल्थ वर्कर जो है, फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिस वाले जो हैं, सैनिटेशन वर्कर जो हैं, उनको मिलना जरूरी है। लेकिन लोग अपने स्वास्थ्य के लिए फेक रजिस्ट्रेशन करा के कोविन ऐप से वैक्सीन जो है वो कर रहे हैं। तो अभी क्या किया है कि कोविन ऐप से जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको एक तरीके से उन पर रोक लगा दी है। क्यों? ये लोगों की ऐसी घटिया एक्टिविटीज के चलते ही ये सब किया है, और सही भी किया है। क्योंकि आप देख सकते हैं लोगों को कितना ज़्यादा स्वार्थ हो गया आज की डेट में। अगर आपको वैक्सीन लगानी है तो सिंपल सी बात है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्थ वर्कर जैसे यहाँ दिखाया गया है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस वाले जो इतने दिन रात लगे पड़े हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, और आप अपना स्वार्थ के लिए वैक्सीन लगा रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। तो एक तरीके से यहीं पर जैसे मैंने हाईलाइट किया, यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज, यानी जो लोग एलिजिबल भी नहीं है, वो हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर जैसे रजिस्टर करके वैक्सीन कर रहे हैं। अब ये सब बातें कैसे आई बाहर? नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, ये इन सब चीज़ों का रजिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड यहाँ पर होता है। लेकिन उनको पता चला कि चीज़ें जो हैं सही डायरेक्शन में नहीं की जा रही हैं। ऑल तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह रखा है कि 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो लोग कोविन ऐप पे कंटिन्यू रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 45 साल की उम्र से कम है उनके लिए अब रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं, स्थगित कर दिए हैं, ताकि इस टाइप की धांधलीबाजी जो है ऑन ग्राउंड नहीं देखी जा सके। कितनी गलत बात है यार। देखिए मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए ना लोगों को अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर अब छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। अब देखिए ये काफ़ी फ़नी न्यूज़ है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहले पाकिस्तान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें कपास यानी जो रुई है और उसके अलावा काफ़ी और सारी चीज़ें जो यहाँ से इंपोर्ट होती हैं, चीनी जैसे इंडिया से पाकिस्तान में हम एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब चीज़ों को क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा पैदावार नहीं है। अब देखिए अभी तक तो समझ में आ रहा था कि पाकिस्तान ने 2003 का जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था उसके तहत एग्री कर लिया, और उसके बाद इंडिया ने भी एग्री कर लिया। क्योंकि इंडिया तो हमेशा से कभी भी लड़ाई करना पहले नहीं चाहता। इंडिया की पॉलिसी हमेशा ये रखी है कि जितना चाहे पीस मेंटेन रखो, और अगर कोई देश हम पे पहले अटैक करता है तभी हम उन देश पे पहले अटैक करते हैं। तो इंडिया तो अपने डिसीजन पे बिल्कुल फर्म है। तो पाकिस्तान ने जब इस चीज़ पे एग्री किया तो हमने भी इस चीज़ पे एग्री कर लिया, ठीक है, सही बात हो गई। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया से हम अपना ट्रेड जो है उसको दोबारा रिज्यूम करेंगे। उन्होंने ट्रेड कब खत्म कर दिया था? जब हमने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हमने भारत से एक तरीके से ख़त्म कर दिया था जम्मू कश्मीर के लिए, तब से उन्होंने हमारे साथ ट्रेड भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब देखिए कदम ऐसा उठाना चाहिए ना जिससे अपने को फ़ायदा हो, तब तो समझ में भी आती है बात। पाकिस्तान ने ये कदम उठाया कि हम इंडिया से ट्रेड ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद हो क्या रहा है? पाकिस्तान खुद ही घाटे में है। वहाँ पर हर चीज़, चीनी 100 रुपये किलो से ऊपर बिक रही है। कोई बात हुई है बताओ? इमरान खान के बेहुदा डिसीजन लेने की वजह से पाकिस्तान की जो मासूम जनता है, मासूम जनता ही हम कह लेंगे, क्योंकि हमारे और पाकिस्तान में एक तरीके से आपस में मतभेद तो हैं, लेकिन
जनता का कोई कसूर नहीं है ना वहाँ पर। तो देखिए इमरान खान के घटिया डिसीजन लेने की वजह से पाकिस्तान की जनता जो है सफ़र कर रही है। चीनी 100 रुपये किलो से ऊपर जा रही है, और इतना जानने के बावजूद भी कि जनता सफ़र कर रही है, फिर भी इमरान खान ज़बरदस्ती अपनी ईगो पे अटके हुए हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि चलो इंडिया से हम अपना जो है ट्रेड जो है दोबारा रिज्यूम करेंगे, इंडिया से हम चीनी, कपास, जो रुई होती है उसको खरीदेंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही कह दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? घुमा फिरा के वही घिसी पीटी बातों पे जो इतने सालों से वो कर रहे हैं कि कश्मीर में जो भारत ने किया है वो सही नहीं है, और जब तक कश्मीर में आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं किया जाता तब तक हम इस ट्रेड को रिज्यूम नहीं करेंगे। और सिंपल सी बात है, हम पाकिस्तान की ये बात मानने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान क्या क्या रहा है। हम जो भी चीज़ कर रहे हैं ये हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं, और सिंपल सी बात है आपाकिस्तान दखल भी दे रहा है तो घाटा आखिर में उन्हीं को है, क्योंकि ट्रेड उन्होंने हमसे ख़त्म किया तो आखिर में लॉस उन्हीं को आ रहा है ना। सिंपल सी बात है। अब वो जाके बाकी देशों से जब इंपोर्ट करेंगे चीनी या रुई जो भी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज देना पड़ेगा। जो मेरीटाइम रूट से जितने भी मर्चेंट शिप लेके आते हैं सामान, उनका देना पड़ेगा, और आखिर में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो उनको देना पड़ेगा उसका बर्डन भी पाकिस्तान के सिटीजन्स पे ही पड़ेगा। तो इस टाइप की बेहुदा हरकतें पाकिस्तान करता रहता है, न्यूज़ में बना रहता है। तो चलो कोई बात नहीं, इस टाइप की चीज़ें भी हेडलाइन में रहने के लिए ज़रूरी हैं। अब देखिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और आपको इसको आई थिंक आपको इसके नोट्स बनाए ही लेने चाहिए, नहीं तो आप उसका डेटा तो ज़रूर रख लेना चाहिए। IIT कानपुर ने एक विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए एक ऐसी वॉच बनाई है जिसको आप कह सकते हैं हाथ से टच करने के बाद उनको टाइम की प्रॉपर जानकारी मिलेगी। विजुअली इम्पेयर लोग, उनको टाइम का पता नहीं चल पाता। डेफिनेट सी बात है, अगर उनको कोई बोल के बता दे तब तो टाइम पता चल भी जाएगा, लेकिन अकेले में वो टाइम का पता नहीं कर सकते। तो ऐसी घड़ी बनाई इन्होंने जिसको टच करने से पता चलेगा कि समय कितना हो गया है। ये घड़ी बेसिकली वाइब्रेशंस पे काम करती है। वाइब्रेशन इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि पहले उनको बताया जाएगा कि कितने घंटे पे कितनी वाइब्रेशन होंगी, किस टाइप की वाइब्रेशन होंगी, और उस चीज़ से वो पता कर पाएंगे कि समय एक्चुअल में क्या हो रहा है। जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने सितंबर 2020 से इस घड़ी पे काम करना शुरू किया, और अभी तक उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट इस पर पाली है, और अब जाकर इस घड़ी को लॉन्च कर दिया है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, और आप इसको अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इस डेटा को। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने इंपॉर्टेंट जो जितने भी न्यूज़ आर्टिकल थे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको सारी की सारी अपडेट्स विद टाइम मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।